देखिए, उत्तर प्रदेश को संगठन की दृष्टि से 8 प्रांतों में हम लोगों ने बांटा है और कल काशी प्रांत का सम्मेलन था कार्यकर्ताओं का। ये पूरा अभियान नगर निकाय का जो चुनाव है नवंबर दिसंबर के महीने में, उसको लेके चलाया जा रहा है। काशी प्रांत के सम्मेलन में कल वाराणसी में भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और हम लोगों ने संकल्प लिया कि कैसे नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में संगठन निर्माण करके वहां के स्थानीय मुद्दे उठाकर संघर्ष और संगठन के जरिए मजबूती से चुनाव लड़ना है। और यही आज पूर्वांचल का सम्मेलन, पूर्वांचल के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष राजेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ हो रहा है आजमगढ़ में। चुनाव समिति के हमारे अध्यक्ष प्रदेश के सभाजीत सिंह जी हमारे साथ हैं और पूरे प्रदेश में 8 प्रांतों में पहले हम ये सम्मेलन करेंगे। इसके बाद 11 अक्टूबर से संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले, आपातकाल से हिंदुस्तान को बचाने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सरयू अयोध्या से संगम प्रयागराज तक की 11 से 21 अक्टूबर तक की पदयात्रा करेंगे और उसमें हमारा नारा होगा महंगाई भगाओ, रोजगार बचाओ। ये पदयात्रा हम लोग करेंगे, लगभग 180 किलोमीटर की पदयात्रा है और इसमें जो इस समय देश की स्थिति है वो बहुत ही भयावह है, खासतौर से अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें। अभी 3 दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर व्यक्ति बन गया, 13 लाख करोड़ उसकी संपत्ति हो गई। जब 2014 में उसकी संपत्ति का आकलन हुआ उस वक्त 39,000 करोड़ थी, 2018 में 57,000 करोड़ थी, 2020 में 2.5 लाख करोड़ थी, 2022 के 2 बार में, एक बार 10 लाख करोड़ हुई, एक बार 13 लाख करोड़ हुई। एक व्यक्ति को 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा मिला है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का। और हमारा नौजवान अगर 2.5 लाख का भी कर्ज लेने जाता है अपनी पढ़ाई के लिए तो उसके चप्पल घिस जाते हैं। किसान अगर कर्ज मांगने जाता है उसकी चप्पल घिस जाती है। लेकिन 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अकेले अडानी को मिला है। तो आम आदमी पार्टी का नारा है, केजरीवाल जी का नारा है इंडिया नंबर 1 दुनिया में और मोदी जी का नारा है अडानी नंबर 1 दुनिया में। हमारा विरोध इस बात को लेके है कि भारत की संपत्तियां, आप रेल बेच रहे हैं, आप सेल बेच रहे हैं, आप कोल इंडिया बेच रहे हैं, आप LIC बेच रहे हैं, आप बैंक बेच रहे हैं, आप BPCL बेच रहे हैं, आप FCI बेच रहे हैं, आप सड़क बेच रहे हैं, आप बिजली बेच रहे हैं, आप पानी बेच रहे हैं। यानी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भारत की, उसको बेचा जा रहा है। 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने की योजना बनाई है सरकार ने। ये भारत की ऐसी पहली कपूत सरकार है इस देश के अंदर जो भारत को बेचने की योजना बना रही, कह रहे हम 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचेंगे। तो आप मुझे बताइए कि रोजगार कैसे बचेगा जब चंद पूंजीपतियों के हाथ में सारी अर्थव्यवस्था चली जाएगी, जब सारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, सारी मुनाफा की कंपनियां सब बेच दी जाएंगी चंद पूंजीपतियों को। तो आप मुझे बताइए कि देश कैसे तरक्की करेगा और रोजगार नौजवानों को कैसे मिलेगा। हमें तो जाति धर्म के नशे में उलझा दिया है और देश को एक तरफ बेचने का काम कर रहे हैं लगातार। और क्या तर्क देती है सरकार? कहती है साहब घाटे में चल रहा है इसलिए बेच रहे हैं, घाटे में चल रहा है इसलिए बेच रहे हैं। LIC, BPCL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया, तमाम कंपनियां मुनाफे की कंपनियां हैं, लाखों करोड़ की कंपनियां हैं। और मैंने तो पूछा प्रधानमंत्री जी से पार्लियामेंट के अंदर कि हिंदुस्तान का एक व्यापारी बता दीजिए मोदी जी जो घाटे का व्यापार करता हो। यानी रेल घाटे में चल रहा है, उसको कोई खरीद लेगा। अरे भाई, घाटे का कोई नहीं खरीदता, कुछ मुनाफे का ही खरीदता है। जो इस देश के 130 करोड़ लोगों ने अपने मेहनत और श्रम से भारत की संपत्ति बनाई है, उसको बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं। आप चले जाइए, लखनऊ में लिखा क्या रहता है? अडानी एयरपोर्ट। पहले लिखा रहता था चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, अब लिखा रहता है अडानी एयरपोर्ट। आप चले जाइए देश के किसी हिस्से में, क्या एक प्रकार से हम आर्थिक गुलामी को स्वीकार करते जा रहे हैं? क्या भारत को फिर से आर्थिक गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी? हमारी लड़ाई इस बात को लेके है, हमारी लड़ाई इस बात को लेके है कि महंगाई आज जिस हालत में पहुंच गई है हिंदुस्तान के अंदर,
खाने पीने की चीजों पे पहली बार टैक्स लगा, आटा पे, दाल पे, चावल पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, कैंसर की दवाओं पे, किडनी की दवाओं पे, टीबी की दवाओं पे, हार्ट की दवाओं पे आप टैक्स लगा रहे हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स पूंजीपतियों का 30% से घटा के आपने 22% कर दिया। 5 लाख करोड़ रुपए की टैक्स में छूट देश के पूंजीपतियों को दी गई और चंद लोगों के लिए देश की जनता पर आप टैक्स का बोझ लाते हैं। पेट्रोल का दाम, डीजल, 27 लाख करोड़ रुपए अकेले कमाया डीजल पेट्रोल से मोदी जी की सरकार ने 8 वर्षों में। और आप मुझे बताइए, जो इनके मित्रों का जो कर्जा बाकी रहता है उसको ये एनपीए करते हैं, फिर राइट ऑफ कर देते हैं। आपको पता है, भारत के चंद पूंजीपतियों का 12 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जो कर्जा जमा था, बाकी था उनका, बैंकों का कर्ज जो बाकी थे 12 लाख करोड़ रुपए, उसका 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया गया, यानी कि बट्टे खाते में डाल दिया गया, बट्टे खाते में डाल दिया गया। वो पैसा वो डूब गया हिंदुस्तान के लोगों का पैसा, क्योंकि बैंकों में पैसा होता है मजदूर का, किसान का, कर्मचारी का, आम आदमी का पैसा होता है। वो पैसा उठाकर भारत की सरकार और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग चंद पूंजीपतियों को दे रहे हैं और उनका कर्जा बाद में धीरे धीरे माफ कर रहे हैं। और जो कर्जा नहीं चुका पाता उसको सेफ पैसेज देते हैं। अच्छा सांसद जी, सेफ पैसेज, मुझे पूरा कर लेना, सेफ पैसेज देते हैं। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया, नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया, 3,000 करोड़ ललित मोदी लेके भाग गया, 9,000 करोड़ विजय। तो ये भारत के आर्थिक स्थिति की हालत है, जो मैं समझता हूं आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों को जानना जरूरी है कि देश को किस ओर ले जाया जा रहा है। जाति धर्म के नाम पर हमको डुबोकर देश को किस तरीके से लूटा जा रहा है, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। मोदी जी भारत माता की जय लगाते हैं, कहते हैं हम कोल इंडिया बेचेंगे, भारत माता की जय लगा के हम रेल बेचेंगे। केजरीवाल जी भारत माता की जय लगाते हैं, कहते हैं हम अच्छी शिक्षा देंगे बच्चों को, भारत माता की जय लगाते हैं, कहते हैं हम अच्छा इलाज देंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराएंगे। ये बुनियादी फर्क है। आज जो आजमगढ़ का सम्मेलन है, पूर्वांचल प्रांत का, ये नगरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और इसमें पूरे पूर्वांचल के जितने जिले हैं उसमें राजेश यादव जी के साथ मिलके एक मजबूत संगठन का निर्माण और जो स्थानीय मुद्दे हैं, खासतौर से नगर पालिकाओं के, जिसमें कि इनके क्षेत्र में एक नगर निगम भी आता है गोरखपुर का, तो जो ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला, जैसे कि कर्मचारी रखे जाते हैं नगर पालिका में, उनका आता पता नहीं, उनके नाम पे पैसा निकाला जाता है। गंदगी का जो साम्राज्य है, जो सड़कों के निर्माण पे, नाली के निर्माण पे भ्रष्टाचार होता है आजमगढ़ जैसे शहर में या दूसरे शहरों में, उनके मुद्दों को निकाल के आने वाले दिनों में हम लोग एक बड़ा संघर्ष करेंगे और संगठन का निर्माण वार्ड लेवल पे, बूथ लेवल पे, और हमारी चुनाव समिति के जो अध्यक्ष हैं सभाजीत सिंह जी, इनके साथ मिलकर पूरे पूर्वांचल में अच्छे कैंडिडेट्स का चयन जल्दी ही करके हम लोग उनको मैदान में उतारेंगे। पार्टी अपने सिंबल पे जड़ेगी। पटेल जी भी हैं, हमारे महासचिव जी, रविंदर जी हमारे जो अध्यक्ष हैं जिले के, ये सब लोग हैं। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। सब पार्टी अपने सिंबल पे ही वार्ड से लेके और मेयर, वार्ड से लेके मेयर तक का चुनाव हम लोग सिंबल पर ही लड़ेंगे और उसमें मुद्दा उत्तर प्रदेश का स्थानीय मुद्दा, नगर निगमों का मुद्दा होगा और जो कुछ बाबा जी की सरकार में चल रहा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। स्कूल की हालत यहीं आजमगढ़ में राजेश यादव जी ने और इनके साथियों ने कई वीडियो आप लोगों के सामने दिखाई होगी। बैठने के लिए टाट पट्टी, और कहीं कहीं तो टाट पट्टी भी नहीं, स्कूल जर्जर। देवरिया की खबर मैंने आप ही लोगों ने दिखाया था, टीवी मीडिया के लोगों ने, सूखा भात खा रहे हैं बच्चे। मिर्जापुर सोनभद्र में नमक रोटी खा रहे हैं। यह हालत है। आदित्यनाथ जी दावे बड़े बड़े करते हैं, काम जमीन पे कुछ है नहीं, ना स्कूल पे काम करना है, ना अस्पताल पे काम करना है, कहने कॉन्वेंट बना दिया। ये कॉन्वेंट उनका। आइए देखिए आजमगढ़ में कॉन्वेंट आदित्यनाथ जी, आपको पता चल जाएगा। शिक्षा मंत्री कहते हैं हमारी नहीं सुनते, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं हमारी नहीं सुनते, जाके बेचारे छापेमारी करते हैं, कहते हैं हमसे पूछे बगैर ट्रांसफर कर दिया गया। यह हालत है। ब्रजेश पाठक जी हर जिले में छापा मार रहे हैं, स्वास्थ्य की बदहाली पे चिंता भी जता रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उनके विभाग के अधिकारी उनसे बिना पूछे ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं।
यानी कि ट्रांसफर का उद्योग धंधा चल रहा है। और मैंने तो शायद आजमगढ़ का या कहां का मामला था, एक मरे हुए अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया। एक डिप्टी सीएम जिसका देहांत हो चुका था उसका ट्रांसफर कर दिया। अनाप शनाप कुछ भी किया जा रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय खोखा पार्टी हो गई है। इनका एक ही काम है, लोगों से पैसा लूटो और विधायक खरीदो और सरकारें गिराओ। 8 सरकार हिंदुस्तान की इन्होंने विधायकें खरीद के बनाई। जी अभी आपने कहा कि अर्थव्यवस्था या पूरी देश अर्थव्यवस्था की मार झेल रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन बीजेपी के लोगों द्वारा और अभी न्यूज चैनलों में चला है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो विकसित देश है उनको पीछे छोड़ चुकी है और हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ चुकी है। तो इस पर क्या कहें? भारत हंगर इंडेक्स में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पे पहुंच गया। भारत सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी झेल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था चंद पूंजीपतियों के कब्जे में है, जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया। एक व्यक्ति के पास 13 लाख करोड़ रुपए है और दूसरे हिंदुस्तान की हालत भुखमरी में 101 नंबर पर पहुंचने की है। तो ये हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। उनके दावों में कितनी सच्चाई होती है वो जमीन पर जाकर किसान से पूछिए, मजदूर से पूछिए, नौजवान से पूछिए। मनरेगा का बजट कम कर देते हैं ये लोग, राशन चुनाव के पहले फ्री करते हैं, बाद में राशन का पैसा लेने लगते हैं। तो ये स्थिति है जमीन की, आप इसको मानिए। सर यूपी गेहूं की खरीद घटा दी इन्होंने। क्यों घटा दी भाई आपने? गेहूं की खरीद क्यों कम हुई हिंदुस्तान में? आप बताएंगे? आपकी कोई जवाबदेही है इस देश के लोगों के प्रति? आपने कहा था 15 लाख हर खाते में आ जाएगा, काला धन आएगा। काला धन तो दोगुना हो गया स्विट्जरलैंड की बैंक में। कहां है आपका वादा? आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। अभी पार्लियामेंट में जवाब दिया है मोदी जी ने। 22 करोड़ लोगों ने 8 साल में नौकरियां मांगी है, मात्र 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। कहां है आपका वादा? आपने कहा था 2022 15 अगस्त तक हर परिवार के घर पे छत होगी। बताइए आप कितने लोगों के घर में छत है? कितने लोगों को आपने पक्का मकान दे दिया? बुलेट ट्रेन किस रूट पे चल रही है जरा वही पता बता दीजिए हमको, हम भी जाना चाहते हैं देखने के लिए। तो झूठ बोलने की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो उनका नाम अब भारतीय खोखा पार्टी रख चुका हूं। वो खोखा खोखा कर रहे हैं, 50 खोखे एकदम मुके। जहां बीजेपी वालों को लोग देखते हैं कहते हैं खोखा जा रहा है, खोखा जा रहा है। ये हालत हो गई इनकी। बीजेपी ये कह रही है कि हमारी सरकार में जो गुंडे माफिया हैं वो जेल में हैं और कानून का राज है। इस पर क्या कहना है? देखिए, जो गुंडे माफिया अगर जेल में होते तो अभी लखीमपुर का कांड हुआ फिर से एक बेटी का। इसके बाद आज ही मैं पढ़ रहा था कि एक मामला मुरादाबाद का आया, निर्वस्त्र करके दुष्कर्म किया जा रहा है लड़की को, उसके वीडियो बने। अब बताइए कहां है गुंडे माफिया? सड़क पर दादागिरी, गुंडागिर्दी, महिलाओं की इज्जत लूटते हुए हैं गुंडे माफिया। अब अगर आदित्यनाथ जी को नहीं दिख रहा है तो मैं उनका कोई इलाज नहीं कर सकता। रोज हत्याएं हो रही हैं। आजमगढ़ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप उठा के देख लीजिए। अखबार के पन्ने हत्या, बलात्कार की घटनाओं से भरे पड़े रहते हैं। और इसके बावजूद अगर आदित्यनाथ जी ये दावा कर रहे हैं कि गुंडे माफिया सब जेल में है, तो मुझे शर्म आती है कि भाजपा को अपराध नहीं दिख रहा। आज देश किस विचारधारा की तरफ जा रहा है? नफरत की विचारधारा की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें नाकाम होंगे ये लोग, क्योंकि अब जनता समझने लगी है कि ये सारा खेल दरअसल चंद लोगों को फायदा पहुंचाने का खेल है। सर, विपक्षी एकता को लेकर तमाम बातें कवायद चल रही है कि बीजेपी से लड़ा जाए तो किस तरीके से लड़ा, उसमें आपका क्या विचार है? पार्टी का क्या विचार है? देखिए, अलग अलग पार्टियां अलग अलग जगहों पे मजबूत हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का अगर आप जिक्र करें तो हम लोग 3 बार दिल्ली में जीत गए। एक बार 22 सीट पंजाब में आई, दूसरी बार 92 सीटों से हम जीत के आए। गोवा में हमारे 2 विधायक जीत के आए। गुजरात में हम बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं और एक अप्रत्याशित परिणाम गुजरात में आने की संभावना है।
जो बीजेपी की बौखलाहट का भी एक बड़ा कारण है। इसलिए जो तस्वीर सामने आएगी, मुझे लगता है गुजरात के चुनाव के परिणाम के बाद ज्यादा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, अगला चुनाव इस देश के अंदर मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, क्योंकि कई सर्वेज में आया कि 63% लोग ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही मोदी को मुकाबला दे सकते हैं। क्या गुजरात के चुनाव का असर यूपी में पड़ेगा? चुनाव को लेकर अभी फोकस जो है किया जा रहा है, खासतौर से मोदी के नारे की और बड़ी सिसिलिया के साथ जो चीजें हो रही हैं। देखिए, मैं तो कल वो वीडियो देख रहा था, मुझे हंसी आ रही थी कि अब गुजरात के अंदर मोदी जी की यह हालत हो गई है कि केजरीवाल के सामने मोदी मोदी बताना पड़ रहा है। अरे भैया, मोदी जी इस बात को पसंद नहीं करते, वो अपनी रैली में अपना नारा लगवाते हैं। आप केजरीवाल के सामने जाके क्यों नारा लगा रहे हैं उनका? क्यों नारा लगा रहे हैं, वो भी गुजरात के अंदर? गुजरात में इतनी बुरी हालत हो गई मोदी जी को कि लोगों को जाके बताना पड़ रहा है मोदी मोदी मोदी। अजीब हाल है। तो मुझे लगता है कि अपनी रैलियों में नारा लगाओ भाजपा के लोगों, ये अच्छा तरीका नहीं है। मोदी जी भी नाराज होंगे कि तुम भाई केजरीवाल के सामने क्यों नारा लगाने जा रहे हो। सर, जो जनाधार यूपी में होना चाहिए आम आदमी पार्टी का, जिस तरह से पंजाब में है, गुजरात में आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यूपी में, उत्तर प्रदेश में आपका जनाधार और आपकी सरगर्मी और आपका बोलबाला जो है बहुत कम है यहाँ पे। देखिए, लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति को जाति और धर्म ने जकड़ रखा है। इस बात को हम सारे लोगों को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी को कोई बुरा नहीं कहता, आम आदमी पार्टी की नीतियों को कोई बुरा नहीं करता। वोट नहीं देते क्योंकि अभी जाति और धर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं। जिस दिन निकलेंगे, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य होगा जहां आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोग खड़े होंगे। हाँ, अभी की स्थिति में आपकी बात से मैं सहमत हूं। हम लोग विधानसभा के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। नगर पालिका के चुनाव में फिर लोगों से कह रहे हैं कि भाई एक मौका आपने मोदी जी को दिया, एक मौका आपने योगी जी को दिया, ये तो सफाई का काम है, झाड़ू वालों को दे दीजिए। तो इसलिए हम तो प्रयास कर रहे हैं। जिला पंचायत के चुनाव में हमें अच्छा वोट मिला था और उसमें लगभग 38 से 40 लाख वोट पूरे उत्तर प्रदेश में मिला था। और इस चुनाव में भी मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे परिणाम आएंगे। जब जनता के बीच में आप काम करते हैं, कई बार आपको समय लगता है, लेकिन अपनी बातें समझाने के लिए हम लोग तत्पर हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तिरंगा शाखाएं बना के हमारे बहुत सारे साथी नदियों की सफाई का अभियान चला रहे हैं। तो हम लगातार लोगों के बीच में हैं, काम कर रहे हैं। अब जनता के ऊपर है, उनके जनता तो मालिक है लोकतंत्र में, उसके निर्णय पे मैं क्या बोलूं। सर, आम आदमी पार्टी के कई विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जांच एजेंसी के घेरे में भी है, इस पर क्या कहें? देखिए, आरोप कब से लग रहे हैं हमारे ऊपर? हमारे मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा मारा, उप मुख्यमंत्री पे एक बार पहले भी सीबीआई का छापा मारा, 5 साल तक सत्येंद्र जैन पे एक सीबीआई का मामला चलाया, बाद में कह दिया कुछ नहीं मिला। 45 विधायकों को आपराधिक मामलों में जेल में डाला, 169 मामले दर्ज किए और 135 मामलों में वो सारे विधायक हमारे बरी हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस को लताड़ लगी है। हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले आए थे। हमने कहा भाई कुत्ता क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं, कहीं जबड़ा चेक करना है। तो जब दुर्भावना की इस प्रकार की राजनीति होती है, उसका क्या आप बताइए। मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापेमारी की इन्होंने, फिर उसके बाद बोले लॉकर चेक करेंगे, बच्चे का झुंझुना मिला, वहां से झुंझुना लेके आ रहे हैं लोग। फिर अभी हमारे एमसीडी के इंचार्ज है दुर्गेश पाठक, उनको बुला लिया ईडी ने, जिसका कोई लेना देना नहीं शराब नीति से, उसको बुला लिया। तो जब एक, और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईडी जो संस्था है 8 वर्षों में उसने 3000 छापेमारी की है और उसका कन्विक्शन रेट है मात्र 0.5%, 0.5% लोगों को आरोपित कर पाई है अब तक। तो आप सोच लीजिए ईडी किस तरह से काम करती है। और दूसरी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों के लिए वॉशिंग मशीन है। मुकुल राय शारदा नारदा स्कैम में फंसते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी शारदा स्कैम में फंसते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा वाटर घोटाला करते हैं, वाटर स्कैम करते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस
कहते थे चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, अजीत पवार चक्की पिसिंग। उसी अजीत पवार के ऊपर, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि वो जेल की चक्की पीसेंगे, 6:30 बजे सुबह शपथ लेते हैं उनके साथ उप मुख्यमंत्री बना के। इनका कोई चरित्र है? संजय राठौड़, जिसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा के देवेंद्र फडणवीस ने आमरण अनशन करने की धमकी दी थी, उसी को अपने साथ फिर शपथ दिलाते हैं। क्या चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का? येदियुरप्पा हजारों करोड़ का खनन घोटाला करता है, उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। रेड्डी ब्रदर्स को लेकर घूमते हैं। इनका कोई चरित्र है? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया और जेल गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस देश में नैतिकता का एक शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। महा बेईमान और भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। सर, भगवत मान जी का आया था जर्मनी में एयरलाइन से उतारने का, क्या था मामला? लुफ्तांजा एयरलाइंस का जो बयान है मेरे ख्याल से वो पर्याप्त है, और जिन चैनल्स ने और जिन नेताओं ने भगवंत मान जी के ऊपर आरोप लगाया था उनको सबको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस एयरलाइंस को लेकर आरोप लगाया उसने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि ऐसा कोई मामला दूर तक नहीं। तो संजय सिंह इतनी जुर्मंदी और दिलेरी के साथ बोलते हैं आप जो है और सच्चाइयों को बयान करते हैं कि आपको भी डर लगता है भारतीय जनता पार्टी से और जांच जो है एजेंसियों से? 23 मुकदमा लिखवा के तो घूम रहा हूँ। ये यूपी में बाबा जी ने लगाया है, लगाया नहीं लगाया बताइए आपने? एक दिन में 9 मुकदमा लिखा था बाबा जी ने हमारे खिलाफ। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया इन्होंने, 23 मुकदमे लगाए हैं, सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला है मुझे। आप बताइए सर, एक इनसे डर के काम नहीं चलेगा। 2 रास्ते हैं, या तो हम लोग डर के कुर्ता पैजामा उतार के घर में कायरों की तरह बैठ जाएं, या इनसे मुकाबला करें। जेल भेजेंगे जेल भेजेंगे, लाठी मारेंगे, क्या कर सकते हैं? और इससे ज्यादा FIR करेंगे फर्जी। इससे डर के कायरों की तरह घर में थोड़ी बैठना है। क्यों बैठना है घर में? इस देश को इन लोगों के हाथों लूटने के लिए छोड़ देना है। ये जो चाहे वो करेंगे इस देश में। गुंडागर्दी, दादागिरी, नफरत फैलाओ, जाति धर्म के नाम पे लड़ाओ। ये दादागिरी कम से कम मैं तो बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। जब तक जीवित हूं इनसे लड़ता रहूंगा, इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और मैं रोज कहता हूं मुकदमे लिखो। जितनी तुम्हारे कलम में ताकत है, जितने तुम्हारे अंदर ताकत है, मुकदमे लिखो, जेल में भेजो, लाठी चलाओ, जो मन में आया करो। सर, एक ये जैसे यूपी में चल रहा था कि ब्लॉकों पे हम रोजगार देंगे, लेकिन जब रोजगार के लिए बुलाया गया तो उसके बाद वो मना कर दिया। बच्चे लोग हैं ब्लॉक पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर तो इनको रोजगार से कोई लेना देना नहीं, इनको रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। और इस देश के नौजवानों से भी मैं कहना चाहूंगा, और खासतौर से यूपी के भाइयों से, कि जब आप लोग इस तरह के बयान देते हो कि 200 रुपए पेट्रोल में भी हम जो है वोट तो बीजेपी को दे, इससे बीजेपी को ताकत मिलती है। बीजेपी कहती है कि इन लोगों को बेरोजगार रखो और महंगाई बढ़ाते रहो, बेरोजगारी बढ़ाते रहो। तो कम से कम नौजवानों को भी अब इस बेरोजगारी के सवाल पे खड़े होना होगा। और मैं तो उनका आह्वान करता हूँ, 11 अक्टूबर से शुरू कर रहा हूँ पदयात्रा। आइए सब लोग मिलकर आवाज उठाते हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं सहमत हूँ आपसे। सर कई बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। जी, कल आजमगढ़ में एक नौजवान, बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, आदर्श मिश्रा की हत्या हो गई है, उस पर क्या कहना है? नहीं, निश्चित रूप से दुखद है। और मैं तो खुद ही आपसे ये कह रहा हूँ कि अपराध उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है, गुंडाराज बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको बयानों से ढका नहीं जा सकता, बयानों से उसको दबाव बना के रोका नहीं जा सकता। ये हत्याएं और इस प्रकार की घटनाएं जरूर रुकनी चाहिए, और वो तब रुकेंगी जब प्रशासन और शासन की ऐसी मंशा हो। धन्यवाद।